देन तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंट्रोडक्टरी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। उसके बाद आएंगे रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। उसके बाद फिर बस एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगी, फिर कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। अगर z बराबर x प्लस आयोटा y है तो मॉड्यूलस ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। मॉड्यूलस z जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड रियल। रियल होता है और हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड्यूलस है भाई। लिखते जाइए। क्या हो गया, जल्दी कॉपी कर लो। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी मॉड्यूलस z1 z2 अगर हो तो आप मॉड को बांट सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी मॉड्यूलस z1 अपॉन z2 हो तो भी मॉड्यूलस बंट जाता है, बशर्ते मॉड z2 नॉट इक्वल टू 0। थर्ड, प्लस और माइनस में भी मॉड बट जाता है, ऐसा लोगों को लगता है पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये इस पर स्टार लगा सकते हो आप, क्योंकि आप गड़बड़ करोगे इसमें। z की पावर n का मॉड हो तो मॉड z की पावर n अलाउड है। फिफ्थ, z अगर x प्लस आयोटा y है, अब उस जगह को भरने का टाइम आ गया है। z बार होगा x माइनस आयोटा y, देन z बार होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज नथिंग बट मॉड z का। ये तो भाई साहब बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं इस प्रॉपर्टी पर। तो यहां पर आप लिख सकते हो मॉड z का स्क्वायर। ये एकमात्र प्रॉपर्टी है जो दोनों में काम करती है। कॉन्जुगेट में भी लिखवा सकते हैं इसको और मॉडुलस में भी। मैं लिखवाता हूं लेकिन ब्रेक लेके, जब मॉडुलस डिफाइन हो जाता है फिर वहां पर वो जगह भरी जाती है। पहले से लिख दूंगा तो मॉडुलस का मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, z इंटू जेड बार मॉड z का स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन देखो कैसे होता है। मान लो कभी मेरे पास z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर आ गया, मैं तुरंत इसे पलट के लिख दूंगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार, कंसिडरिंग इट एज बड़ा वाला z। तो बड़े वाले z के मॉड का स्क्वायर इज बड़ा वाला z इंटू जेड बार। अरे क्लियर है क्या, इसी के एप्लीकेशन है ये कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक वैलिड हो जाता है, ठीक है क्या। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मॉड z ज्योमेट्रिकली represents distance of pz from origin। सही बात, नहीं पता। देखो आर्गेंड प्लेन नामक एक चीज होती है, यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसको। आर्गेंड प्लेन में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होता है उसको रियल एक्सिस नाम दिया जाता है, कोई अलग बात नहीं है।
और जो y एक्सिस होता है उसको इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। जो आयोटा के साथ वाली चीजें हैं वो y एक्सिस पर देखी जाएंगी, जो नॉन आयोटा वाली चीजें हैं वो x एक्सिस पर देखी जाएंगी, क्योंकि वो रियल चीजें हैं। तो रियल चीजें यहां पर, इमेजिनरी चीजें यहां पर। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 3 माइनस आयोटा को लोकेट करना है, 3 प्लस आयोटा को, तो मैं रियल पर तो चलूंगा 3 कदम, सही बात, और इमेजिनरी पर चलूंगा 1 कदम। तो मेरा जो पॉइंट होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो मुझे यहां मिलेगा, z बराबर 3 प्लस आयोटा, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3,1। पॉइंट ही तो है। तो ये वाला प्लेन होता है आर्गेंड प्लेन। क्या कहलाता है? आर्गेंड प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है। बस इतनी सी बात है, बाकी नॉर्मल खेल है। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि मॉड z ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ pz फ्रॉम ओरिजिन, उसका मतलब क्या है? देखो, इफ z x प्लस आयोटा y है, देन मॉड z होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कॉमा y फ्रॉम ओरिजिन ही तो है। दिस इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कॉमा y फ्रॉम ओरिजिन। आर्गेंड प्लेन पर अगर आप इसको बनाओगे, मान लो पॉइंट यहां बैठा है pz, तो ओपी डिस्टेंस जो होगा यही कौन होगा? मॉड z। अरे करेक्ट है। अब सुनना एक बात ध्यान से, ये p के बगल में कौन है? z। इसको बोलते हैं एफ एक्स ऑफ p। क्या बोलते हैं? एफ एक्स ऑफ p। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो काम कोऑर्डिनेट करते हैं, वेक्टर में जो काम पोजीशन वेक्टर करता है, वही काम कॉम्प्लेक्स नंबर में एफ एक्स करता है। क्या करते हैं ये तीनों? ये तीनों उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। अगर मैंने पॉइंट लिखा है 3,1, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आपको पता पड़ गया कि भैया मुझे हॉरिजॉन्टल पर 3 कदम चलना है और वर्टिकल पर 1 कदम, लोकेशन पता पड़ गई। ये कहलाया कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसको हटा करके पी जेड लिखता हूं तो वो बन जाएगा एफ एक्स, बात तो वही है लेकिन। और अगर मैं इन दोनों को हटा करके 3i कैप प्लस जे कैप लगा दूं तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तीनों एक ही बात है, समझ गए? तीनों का काम एक ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो काम कोऑर्डिनेट्स करते हैं वही काम वेक्टर में पोजीशन वेक्टर करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में वही काम एफ एक्स करता है। तो टेक्निकल नाम है उसका एफ एक्स, ठीक है? जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ पी होता है वैसे ही एफ एक्स ऑफ पी होता है। कॉपी कर लेंगे इसको। बातों बातों में एक बात और याद आ गई मुझे, जो मॉडुलस से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, देन मॉड z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लो पॉइंट x कॉमा वाई यहां पर है, तो x कॉमा माइनस वाई कहां होगा? बिल्कुल इसके नीचे। यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर ये z है, ये z बार है, तो हम ये कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली z बार इज इमेज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस। समझ गए क्या? क्या ये बात याद रहेगी? z बार क्या होता है? इमेज होती है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, क्योंकि कॉन्जुगेट में चिन्ह केवल y का बदलता है। चिन्ह किसका बदलता है? y का। ये मैंने ऐसे लिखवा दिया, वैसे ये कॉन्जुगेट का पॉइंट है, वहां लिखवाना था, मुझे भूल गया मैं वहां लिखवाना। आप इसको अब लिख लेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो 6 से ही रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है, सॉरी, 8। इफ मॉड z इक्वल टू 1,
देन जेड जेड बार इक्वल टू 1। कमाल की प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखते जाओ। मॉडुलस कॉन्जुगेट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म इन क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डन है। So we have read conjugate and its properties, modulus and its properties। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है। सेवंथ क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये दे रखा है f, then prove that 2 into 5 into 10 till n square plus 1 is equals to x square plus y square। जल्दी जल्दी लिखो, रफ्तार में, हमें रफ्तार में चलना है इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन सारे मैं करूंगा, आपको घर जाके दोबारा प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस दोनों तरफ क्या करना है, मॉड लेना है। दोनों तरफ मॉड ले लो। जब दोनों तरफ मॉड ले लोगे, मॉड की प्रॉपर्टी से अगर ये Z1 है, अगर ये Z2 है, अगर ये Z3 है और अगर ये Zn है, तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अलग आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा अलग आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा अलग आ जाएगा, ऐसे करते करते मॉड ऑफ 1 प्लस n आयोटा अलग आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसका मॉडुलस अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका मॉडुलस अंडर रूट 5 हो जाएगा, इसका मॉडुलस अंडर रूट 10 हो जाएगा, और लास्ट में 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यू विल बी ऑन द आंसर इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप। अरे क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पर आधारित क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, मॉड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट इन केस ऑफ प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। if mod z1 plus z2 whole square plus mod z1 minus z2 whole square is equals to lambda times mod z1 square plus mod z2 square upon mu। लैम्डा कॉमा म्यू दोनों ही नेचुरल्स हैं, फाइंड लैम्डा प्लस म्यू। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी ने, जल्दी जल्दी लिखो आप लोग, रफ्तार में रहो। ज्योमेट्रिकली मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको बता दिया, ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको बता दिया। एकदम लॉजिकल चीजें चल रही हैं। बीच में मैंने आर्गेंट प्लेन के बारे में भी आपको बता दिया, उसमें कोई विशेष बात नहीं होती, बस एक्स एक्सिस को
रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर किया जाता है, नथिंग मोर देन दैट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बाद में AIEEE में भी आया, एज इट इज क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 पर बार। अब आप इस बार को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई, तो यू विल बी गेटिंग Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2, Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार। ये कैंसिल हो गए भाई साहब, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्या बनेगा, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, म्यू की वैल्यू कितनी आई, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। कॉपी करें, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज बेस्ड है, इसलिए कॉन्जुगेट और मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, गिवन दैट V is equals to alpha plus iota beta upon alpha minus iota beta whole square plus alpha minus iota beta upon alpha plus iota beta whole square is real, then एक मिनट, गिवन दैट नहीं है, प्रूव दैट है, प्रूव दैट V is a real number। अब ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो, गिवन नहीं है, प्रूव है, प्रूव 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 दैट। देखो करने वाले इसको सबसे पहले तो एलसीएम लेकर करने के, लेकिन आप ऐसी किसी भी चीज से बचें, रायता बिल्कुल भी ना फैलने दें। हमेशा याद रखें, आपको प्रॉपर्टी लिखवाई हुई कॉन्जुगेट में, अगर कोई रियल है या प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट उसी के बराबर होगा, और अगर कोई प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के बराबर होगा। आज आपको इसको क्या प्रूव करना है, यानी कि हमारा टारगेट है कि इसका कॉन्जुगेट लेने पर यही आना चाहिए। तो टू प्रूव दैट V का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू V, कर देंगे भाई साहब, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। अब ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी पर चलेगा पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल खोलेंगे ही नहीं इसको अपन, पहले कंप्लीट पर कॉन्जुगेट लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, एक स्टेप उड़ा दी जिस पर हम कंप्लीट पर कॉन्जुगेट ले रहे थे। अब आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी हुई है एक, Zn का बार बराबर Z बार का n, तो ये पावर ऊपर आ जाएगी, बार अंदर चला जाएगा, तो जब बार ऊपर आ जाएगा तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा पर बार आ जाएगा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा पर बार आ जाएगा, कंप्लीट पर हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा माइनस आयोटा बीटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा बार कंप्लीट पर आ जाएगा स्क्वायर। और अब देखिए क्या होने वाला है, इसका कॉन्जुगेट आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो, यानी कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा अपॉन नीचे अल्फा प्लस आयोटा बीटा होल स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा होल स्क्वायर। ये क्या बन गया,
V, इसका मतलब यस इट वाज अ रियल नंबर। समझ में आया? अरे समझ में आ गया? जब भी विशुद्ध रियल नंबर प्रूव करना है तो टेक कॉन्जुगेट, इट शुड कम इक्वल टू ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है टेक कॉन्जुगेट एंड इट शुड कम इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा ध्यान रखें। 10th क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन। गिवन दैट, मैंने आपसे पहले ही बोला मैक्सिमम क्वेश्चन आईआईटी के होंगे आपके क्लास नोट्स में। प्रूव दैट V is equal to Z1 plus Z2 upon 1 plus Z1 Z2 is real. Now this is the question. Mod Z1 mod Z2 1 दे रखा है और आपसे कहा है कि इसको रियल प्रूव करके बताओ। अब रियल प्रूव करना है, वापस दिमाग में वही, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसके कॉन्जुगेट को V के ही बराबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो टेक कॉन्जुगेट, तो Z1 बार प्लस Z2 बार अपॉन रियल का तो कोई फर्क ही नहीं होता है और Z1 बार Z2 बार हो जाएगा। अब आपको दे रखा है मॉड Z1 मॉड Z2 1 के बराबर। यहां से मॉड Z1 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। क्यों किया मैंने स्क्वायर? ताकि Z1 इंटू Z1 बार में ब्रेक हो जाए। बोलो सही है क्या? यहां से Z1 बार की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन Z1। सिमिलरली Z2 बार किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन Z2 के। दोनों वैल्यूज यहां पर रख दीजिए। 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन Z1 Z2। टेक एलसीएम, you are going to get V again. इसका मतलब इट वाज अ रियल नंबर। समझ में आ रहा है? यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी काम आ गई। इस पर मैंने स्टार लगवा रखा है आपको। प्रॉपर्टी ड्रिवन चीजें हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। इफ V बराबर Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, then find mod Z। ये भी PYQ है IIT का। अगर V बराबर Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 है और ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो आपको मॉड Z निकालना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं एक बार, प्योरली इमेजिनरी शब्द के आते ही आपके दिमाग में Z बार बराबर माइनस Z आना चाहिए। रियल आते ही आपके दिमाग में Z बार बराबर Z आना चाहिए। यहां पर इसने बोला है V है प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब V का कॉन्जुगेट होना चाहिए माइनस ऑफ V के बराबर। नॉर्मल खेल, V का कॉन्जुगेट यानी Z बार माइनस 1 अपॉन Z बार प्लस 1 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई Z बार माइनस 1 इंटू Z प्लस 1 प्लस Z माइनस 1 इंटू Z बार प्लस 1 इक्वल टू 0। Z इंटू Z बार मॉड Z होता है, उसका स्क्वायर भी होता है, साथ में आएगा प्लस Z बार माइनस Z माइनस 1 प्लस मॉड Z स्क्वायर
प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस 1। आप देखेंगे कटने की जोरदार आवाजें आएंगी। यहां से 2 कॉमन आएगा और मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहां से मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस। वेरी गुड, कुछ लोग जगे हुए हैं, देखकर अच्छा लगा मुझे। मॉड जेड इक्वल टू 1, नॉट माइनस 1। ट्वेल्थ क्वेश्चन, if mod z1 equal to 2, mod z2 equal to 3, mod z3 equal to 4, and 2z1 plus 3z2 plus 4z3 का मॉड equal to 4, then find absolute value of 8z2z3 plus 27z3z1 plus 64z1z2. Options are 16, 96, 144 या फिर 48। दो मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, अटेम्प्ट करो फटाफट। सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए आपको देने के लिए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्ट्रिक्टली 2 मिनट पूरी जान लगा दें इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। सेकंड मिनट इज रनिंग। चमका किसी को?
सी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है इसके मॉड की वैल्यू चाहिए आपको, पहली बात 96 सही है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले Z1 Z2 Z3 को बाहर निकाल लो, मॉड के साथ बाहर आएंगे, अंदर बचेगा 8/Z1, 27/Z2, 64/Z3। आराम से देखते जाओ, कॉपी ना करें, पहले देखो। अब यहां पर तो ये मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, भाई दिस विल बी इक्वल टू मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, यानी कि 2 3 जा 6 4 जा 24, ये पूरा बन गया 24। तो आपके पास है 24 टाइम्स 8 अपॉन, अब मैं Z1 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर मैं Z2 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर मैं Z3 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा? ये बन गया मॉड Z1 का स्क्वायर, ये बन गया मॉड Z2 का स्क्वायर, ये बन गया मॉड Z3 का स्क्वायर। मॉड Z1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 4, ये वैल्यू कितनी बनेगी? 9, ये वैल्यू कितनी बनेगी? 16। तो बताइए 4 से ये कटेगा कितना आएगा? 9 से और 16 से, तो यू आर लेफ्ट विद 24 टाइम्स ऑफ ट्वाइस Z1 बार प्लस थ्राइस Z2 बार प्लस 4 Z3 बार। रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, छतरी को पूरा कर दो, 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3। और अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आपको मॉडुलस में ऐड ऑन कर लेनी है कि Z का मॉडुलस बराबर होता है Z बार के मॉडुलस के। अरे यार, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये भी अंडर रूट ऑफ, इसको मॉडुलस में डाल लो प्रॉपर्टी को, पुट दिस इन मॉडुलस। Z और Z बार का मॉडुलस हमेशा सेम होता है, Z और Z बार का मॉडुलस हमेशा सेम होता है। पुट दिस प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने ये छतरी पूरी करी तो ये हो गया मेरे पास लेट से Z बार का मॉडुलस, जबकि Z के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है? 4, तो वही वैल्यू होनी चाहिए Z बार के मॉडुलस की भी। इसका मतलब अल्टीमेटली 24 इंटू 4 यानी कि 96 इज योर आंसर। इसमें स्क्वायरिंग करने जैसी दिल दुखाने वाली हरकतें ना किया करें, बहुत लेंदी हो जाता है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस स्मार्टली डन किए जाएंगे, वो मेहनत वाले कभी भी नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। आपको सही मूव लेना होगा सो दैट आपका क्वेश्चन 3-4 स्टेप में सलट जाए। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन having presence of both modulus as well as conjugate. This is the important property, mod Z बराबर mod Z बार। ये मैं हमेशा इसी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करता हूँ, मजा आता है इसमें। पहले से लिखवाने पे मजा नहीं आता, क्वेश्चन के साथ लिखवाने में मजा आता है। तो mod Z बराबर mod Z बार हमेशा याद रखेंगे। अब क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट इज, आपको याद होगा मैंने टॉपिक डलवाया था 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला कॉन्जुगेट, दूसरा मॉडुलस, दोनों काम हो चुका है, थर्ड पर आ रहे हैं।
आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाईली इंपॉर्टेंट अगेन। देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? आर्गेंड प्लेन पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पी जेड रखा हुआ है, ओरिजिन से मैं इसको कनेक्ट कर दूं, तो ये जो रे ओपी है, इसने जो एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं ए आर जी जेड। लिखेंगे इसमें लाइन जॉइनिंग ओरिजिन, नहीं, इट इज द एंगल, it is the angle, it is the angle made by line joining, it is the angle made by line joining complex number and origin, complex number and origin made by line joining complex number and origin with positive x-axis, with positive x-axis. It is a many valued function. लिखो, it is a many valued function, many valued, अरे ये रहा, मैनी वैल्यूड फंक्शन। कहने का मतलब इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। किसकी? आर्ग्यूमेंट की। ध्यान से सुनना यार, आप यहां पर खड़े हुए हो, आप यहां पर तो बार बार घूम के भी आ सकते हो। बोलो, कितनी ही बार घूम सकते हो आप? सही बात है, क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। तो इसका मतलब आपके आर्ग्यूमेंट, आप एक ही पोजीशन पर खड़े हुए हो, लेकिन उस पोजीशन पर नाम अलग अलग हो सकते हैं रोटेशन के हिसाब से। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट की इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है। दैट्स व्हाई इट इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन। अब ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन आपको जो हमेशा निकालना होता है वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? लेकिन फिर भी वो आपसे बोलेगा आर्ग्यूमेंट ही। अब आप बोलोगे ये क्या है सर? फंक्शन पढ़ा है ना आपने, फंक्शन में वो पीरियड बोले चाहे फंडामेंटल पीरियड बोले, आपको निकालना फंडामेंटल पीरियड ही होता है। मानते हो? मैं भले आपसे बोलूं फाइंड पीरियड ऑफ साइन एक्स, तो आपका आंसर 2 पाई ही आएगा। या फिर मैं आपसे पूछूं फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स, तो भी आपका आंसर। इन सिमिलर फैशन मैं आपसे आर्ग्यूमेंट पूछूं या मैं आपसे एम्पलीट्यूड पूछूं, आपको देना मुझे एम्पलीट्यूड ही है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन आपका मल्टीपल करेक्ट ना हो, या फिर क्वेश्चन ने खुद डिमांड की हो कि भैया मुझे मोर देन वन वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो ठीक है, फिर हम ये निकाल कर दे देंगे विद इन अ गिवन इंटरवल जो कि वो क्वेश्चन में देगा हमें। क्या बात समझ में आ गई आपको? अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आर्ग्यूमेंट जो होता है भाई, इसको 3 तरीके से पूछा जा चुका है, जा चुका है ऐसा, जिसमें से सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो 99% क्वेश्चंस में आपको निकालना होता है। एम्पलीट्यूड इज व्हाट? इट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब जब वर्ड प्रिंसिपल आता है ना, इसका मतलब एक पर्टिकुलर रेंज आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और इसकी जो रेंज होती है इट इज -पाई ओपन से पाई क्लोज। वेरी इंपॉर्टेंट, सांसों में बसी भी होनी चाहिए रेंज।
माइनस पाई पर क्लोज भी आ सकता था, लेकिन तब हमें पाई पर ओपन लगाना पड़ता, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पॉजिटिव ओनली, इसलिए प्लस में क्लोज लगाया गया है। ये है एम्पलीट्यूड की स्टोरी, समझ गए? एम्पलीट्यूड हमेशा माइनस पाई से पाई की रेंज में आएगा। माइनस पाई क्यों काउंट हुआ है अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल से मैं। सेकंड जो पूछा जाता है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, लिखते जाओ आप मेरे साथ, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एलपीए कहते हैं। कुछ भी नहीं है, रेंज है 0 से 2 पाई क्लोज, स्ट्रिक्टली रेंज याद रखनी है। तीसरी बात जो बहुत ही मतलब उसमें पूछने का ऑर्डर सबसे कम है, वो है जनरल आर्ग्यूमेंट। वो तो हम जानते ही हैं, मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है भाई, राउंड काटते जाओगे मिलता जाएगा, मतलब 2n पाई प्लस थीटा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। हाँ लेकिन नाम आ गया तो आपको आंसर में क्या कर देना है, जस्ट 2n पाई ऐड कर देना है, आपके सारे आंसर आ गए उसमें, समझ गए? तो जनरल आर्गुमेंट निकालना तो सबसे आसान हो गया ना, 2n पाई ऐड ही तो करना है उसमें, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगे अपने आप, तो इसलिए वो कभी नहीं पूछा जाता। गलतियां होती हैं इसमें, इसमें भी गलती नहीं होगी आपसे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो। इसमें पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है अब, ठीक है ना? अब मैं आपको बताऊंगा ये माइनस पाई से पाई का क्या लफड़ा है। यार देखो, एम्पलीट्यूड जो है ना, ध्यान से सुनना एकदम तमीज के साथ, फिर एक एग्जांपल करूंगा, एक ही एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा। वो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हो ना यार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में बैठे हो, अब ध्यान देना, अब एक रास्ता तो ये है जाने का, इफ आई कंसिडर दिस एज एक्यूट एंगल एल्फा, मुझे तो थीटा निकालना है, या तो मैं ऐसे जाऊं या मैं ऐसे जाऊं, मुझे हमेशा छोटा रास्ता लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा के। अल्फा इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, जो हम ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया से जानते हैं, जिसे हम रेफरेंस ट्रायंगल के नाम से जानते थे। अच्छा, फिर देखो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो या तो मैं ऐसे जाऊंगा, मान लो ये अल्फा है, ऐसे जाऊंगा तो लेंथी रास्ता है, ऐसे जाऊंगा तो छोटा रास्ता है, तो कैसे जाऊंगा मैं, माइनस पाई, भाई ऐसे आऊंगा तो ये माइनस पाई है ना, माइनस पाई प्लस अल्फा, बोलो। इसीलिए माइनस पाई भी मार्केट में दिख रहा है आपको, क्योंकि कई बार हमें जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हमें माइनस पाई का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटा रास्ता हमें क्लॉकवाइज मिलने वाला है उस दिन, हमें एंटी क्लॉकवाइज में बड़ा रास्ता मिलेगा, और हमें हमेशा छोटा रास्ता लेकर के चलना है। क्लियर है क्या? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं, तमीज के साथ उसको देख लोगे आप, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, ओके, फाइंड सबसे पहले एम्पलीट्यूड, सेकंड नंबर पर लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, थर्ड नंबर पर जनरल आर्ग्यूमेंट। तीनों बातें बता रहा हूं, आराम से सुनते जाना, आराम से समझते जाना। क्वेश्चन लिख लो पहले तो। देखो, सबसे पहला काम है कि आप क्वाड्रेंट का पता लगा लें, वो तो बहुत ही बच्चों का खेल है अपने लिए, साफ दिख गया अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है। हल्का सा इसका डायग्राम बना लें, ऐसा कुछ है, यहां पॉइंट बैठा है -√3 माइनस आयोटा,
ये छोटा सा एक्यूट एंगल है, अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? π/6। अरे यार ये √3 है एक्स एक्सिस पर, और ये 1 था, तभी तो ये √3 माइनस √3 - 1 आएगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 1/√3। tan अल्फा 1/√3 यानी कि π/6। क्लियर है यहाँ पर? अब सुनना ध्यान से, अगर आप ऐसे आए, रुको रुको, तो ये पाई प्लस π/6 हो जाएगा, 7 π/6। और अगर आप ऐसे आए तो -π प्लस अल्फा, बोलो, -π प्लस π/6, यानी ये हो जाएगा -5 π/6। बोलो क्लियर है क्या? तो बोलो यार, ये पाई प्लस π/6 है, फिर आप ऐसे गए -π क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वापस आए, तो -π प्लस π/6, -5 π/6। -5 π/6 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली बराबर होता है 150 डिग्री माइनस, और ये 210 डिग्री। अब आपसे अगर बात की जाए एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड होना चाहिए -π से π की रेंज में, इसका आंसर क्या आएगा? -5 π/6। अब यही आएगा, वो तो रेंज से बाहर है ना भैया, छोटा रास्ता। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट 7 π/6, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से 2π। और अब बात आती है जनरल आर्ग्यूमेंट की, इसमें दोनों आंसर दिए जा सकते हैं, 2nπ प्लस 7 π/6 भी दिया जा सकता है, 2nπ - 5 π/6 भी दिया जाता है। दोनों अगर ऑप्शन में है तो दोनों टिक होंगे, एक ऑप्शन में है तो एक टिक होगा, क्योंकि आप एक में क्लॉकवाइज जाकर के आ रहे हो और एक में एंटी क्लॉक। सही दोनों ही है, सही दोनों ही है। राउंड लगाना है 2nπ का। जनरल आर्गुमेंट आपके पास आ गया, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट आपके पास आ गया, एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया। इसी क्वेश्चन में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। फटाफट कॉपी करो। इसमें कोई डाउट है? हाँ, एम्पलीट्यूड और नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होगा सर, बाकी किसी में नहीं होगा। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालने में। सही है, एक क्वेश्चन आप करके देखो, क्लियर हो जाएगा। यही तीनों बातें हम निकलवाएंगे उसमें। -1 प्लस आयोटा, यही तीनों चीजें। हुआ, लोकेशन को फिक्स करो पहले, यहां कहीं पर हो गए आप। अल्फा एंगल जो है वो π/4 होने वाला है, तो शॉर्टेस्ट वे ये होने वाला है आपके पास, दिस इज π - π/4, और ये क्या हो जाएगा? -π - π/4, यानी -5 π/4। करेक्ट है? अब इस केस में -5 π/4 तो कहीं से कहीं तक कुछ काम ही नहीं आएगा हमारे इन दोनों में। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा हमारा? 3 π/4। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट भी क्या रहेगा हमारा?
3π/4। जनरल आर्ग्यूमेंट में दोनों चीजें आ सकती हैं, 3π/4 भी आ सकता है और -5π/4 भी आ सकता है। अरे क्लियर है भाई? नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई गड़बड़ मत करना, आर्ग्यूमेंट में, एम्पलीट्यूड में, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट में सारी चीजें क्लियर हैं आपको। रेंज का खेल है पूरा। शॉर्टेस्ट पाथ लेनी होती है हमेशा एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए 0 से 2π की रेंज लेनी होती है। जनरल आर्ग्यूमेंट में कोई टेंशन नहीं है, 2n π ऐड करना होता है बस। अब ये सब पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कदम है हमारा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आखिरी चीज है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। इसके बाद पूरे चैप्टर में सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए आखिरी चीज पढ़ रहे हैं हम। इसमें जो पहली रिप्रेजेंटेशन होती है वो है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सी है? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो दूसरे नंबर पर है वो है पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। लिखते जाइए। तीसरे नंबर पर है ऑयलर या एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एंड फाइनली वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये 4 रिप्रेजेंटेशंस आप पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये, लेकिन इनके क्वेश्चंस बहुत क्लासिक होते हैं, स्पेशली एल्जेब्रिक के और वेक्टोरियल के, फर्स्ट और फोर्थ। और फोर्थ में ही ऑयलर का भी इस्तेमाल है, तो इसलिए हम इसको भी कंसिडर कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक को कन्वर्ट करके हम ऑयलर में आ जाते हैं, ठीक है ना। एक एक करके सबको डील करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ रहा है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हमने चैप्टर इसी से स्टार्ट किया था, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। z बराबर x प्लस आयोटा वाई, x और y दोनों रियल्स, इज नोन एज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम लोग एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है। इट इज generally used in finding locus. It is generally used in finding locus. लोकस को फाइंड करने वाले प्रॉब्लम्स में काम आती है। इसका एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, if z square plus z plus 1 is real, find locus of z। अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 रियल है तो आपको z का लोकस बताना है। अब सुनना ध्यान से, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। लोकस की प्रॉब्लम्स में z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई
बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 रियल है तो इसका कॉन्जुगेट बराबर होना चाहिए इसी के बराबर। इसको बांट दीजिए तो z बार का स्क्वायर प्लस z बार प्लस 1, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, z बार स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z बार माइनस z बराबर 0, z बार माइनस z कॉमन, z बार प्लस z प्लस 1 बराबर 0। अब आप z को क्या रख देंगे, x प्लस आयोटा y। मैंने आपको लिखवा रखा है z माइनस z बार क्या है, देखो जरा, अरे माइनस बाहर निकाल लिया मैंने यहां से, तो z माइनस z बार इंटू z प्लस z बार प्लस 1, z माइनस z बार वॉज 2 आयोटा y, z प्लस z बार वॉज 2x। अरे देखो z को x प्लस आयोटा y रखा तो z बार x माइनस आयोटा y हो जाएगा ना। अगर z को x प्लस आयोटा y रखा तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। ऐड करोगे तो 2x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आयोटा y। 2 आयोटा को हटा दो यहां से, तो y इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास लोकस क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि ये दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो आपका लोकस क्या आया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जेई का क्वेश्चन है ये पुराना। डाउट है किसी को, अबे बोलो बेहोश हो गए क्या तुम लोग, हैं हवा निकल गई सारी। ये तो चैप्टर ऐसे ही चलेगा भाई, मैं आपसे बातें कम करूंगा इस चैप्टर में, मैं काम ही करता रहूंगा पूरे टाइम। हाँ कंटेंट पूरा आएगा आपके पास, क्योंकि इसलिए तो रफ्तार में चल रहा हूं। आपको बस ये बात का ध्यान रखना है, सिर्फ दो बातें। क्लास में आपको हर एक बात समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही है आप पूछ लो। सेकंड बात, घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हर लेक्चर की। क्लास में आ रहे हो तो फिर फायदा उठाना है, सही बात है। ये दो बातें आपको अपनी तरफ से पुख्ता करनी होंगी कि एक तो मुझे क्लास में सारी बातें समझ में आ जाए, नहीं आएंगी आप पूछो मुझसे डाउट, और सेकंड थिंग इज घर जाकर के पूरा लेक्चर प्रैक्टिस करना है आप, क्योंकि क्लास में तो मैं इसी रफ्तार में चलने वाला हूँ। चैप्टर लेंदी है भाई, इसको समेटना है हमें, ठीक है, टाइम पर समेटना है। कितना टाइम बचा है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। हाँ कोई डाउट है क्या, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? 15 अगेन आईआईटी का क्वेश्चन, लाइन से चल रहे हैं आईआईटी के क्वेश्चन। इफ रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन z इज लेस देन हाफ, फाइंड लोकस ऑफ z। ये भी जेई का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है z का लोकस अगर रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन z हाफ से छोटा है, तो आप देखो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में लोकस में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ही यूजफुल होती है। z को आप रख दीजिए x प्लस आयोटा y, आराम से देखते रहें, तो 1 अपॉन z हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। देखते रहो आराम से। इसको मैं जनरल फॉर्म में लेना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन, अब उसने बोला रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन z, हाफ से कम है, 1 अपॉन z का रियल पार्ट कौन है, यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन हाफ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1,0 और रेडियस है, तो ये एक सर्कल ग्रेटर देन 0, मतलब आपका लोकस है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। लोकस ऑफ z is
एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। जेई का क्वेश्चन है। लोकस के क्वेश्चंस में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बहुत काम की है। नेक्स्ट टर्न पे जब हम आएंगे बची हुई रिप्रेजेंटेशंस कंप्लीट करके रोटेशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज रोटेशन थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ इन टर्म्स ऑफ जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस। उसके बाद डी मोइवर थ्योरम आएगी और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन जिस रफ्तार में चल रहे हैं इसी रफ्तार में आपको चलते रहना है, तभी टाइम पर खत्म होगा ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क आपको नेक्स्ट टर्न से मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन फिर भी आप आर्ग्यूमेंट तक कर सकते हो, मतलब शुरुआत के 15 क्वेश्चन कर सकते हो शायद आप। ठीक है, थैंक यू।